इस वीडियो में हम कैंसर बायोलॉजी की बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कैंसर सेल क्या है? कैंसर सेल एक एबनॉर्मल सेल है जो अपनी नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है और अनकंट्रोल वे में खुद को डिवाइड करता रहता है। तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि कैंसर सेल एक घर का बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अपने मन का मालिक है। कोई उसे कुछ भी बोल ले, उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम कैंसर सेल की डेफिनेशन को देखने जाए तो कैंसर सेल इज ए जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल दैट exhibit uncontrolled growth and division, ignoring normal signals to stop or die, spread to other parts of the body। मतलब कि कैंसर सेल एक जेनेटिकली ऑल्टर्ड एबनॉर्मल सेल है। वो अनकंट्रोल वे में खुद को डिवाइड करता है और ग्रोथ शो करता है, और कोई भी सिग्नल आता है जो उसकी ग्रोथ को स्टॉप करवाता है या फिर उसको डेथ करने के लिए सिग्नल्स आते हैं, वो उस सिग्नल के ऊपर कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करता है। और ये कैंसर सेल एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में भी फैल सकता है। अब हम कैंसर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को देखने जाए तो कैंसर सेल रेजिस्ट सेल डेथ। मतलब कि कैंसर सेल एपोप्टोसिस में नहीं जाता है। कोई भी नॉर्मल सेल, अगर सेल का कोई जन्म होता है तो उस सेल का डेथ भी होता है, पर कैंसर सेल में ये सेल का डेथ नहीं होता है, सेल इमॉर्टल होता है। क्योंकि कोई भी जो डेथ सिग्नल आता है, कैंसर सेल उस डेथ सिग्नल का कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करता है। तो इसलिए कैंसर सेल का डेथ नहीं होता है और कैंसर सेल एक इमॉर्टल सेल है। कैंसर सेल सस्टेन प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग। मतलब कि सेल का ग्रोथ के लिए जो भी ग्रोथ सिग्नल्स आते हैं, कैंसर सेल उसका पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड देता है और सेल का ग्रोथ करवाता है। इवेट्स ग्रोथ सप्रेसर। पर सेल का इस ग्रोथ को रोकने के लिए जो भी ग्रोथ इनहिबिटरी या ग्रोथ सप्रेसर सिग्नल आते हैं, कैंसर उस सिग्नल का कोई रेस्पॉन्ड नहीं देता है। तो कैंसर सेल का ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता रहता है। कैंसर सेल इंड्यूस एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन। कैंसर सेल का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि ये नए नए ब्लड वेसल्स को फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ब्लड को ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन को दूसरे सेल्स में पहुंचाने के लिए। एनेबल रेप्लिकेटिव इमॉर्टलिटी। हम नॉर्मल सेल की जो डीएनए है उसको देखने जाए तो हर रेप्लिकेशन के बाद उस डीएनए का जो टेलोमियर रीजन है वो धीरे धीरे शॉर्ट होता रहता है। पर कैंसर सेल का खुद का पर्सनल टेलोमेरेज एंजाइम रहता है, और ये टेलोमेरेज एंजाइम हमारे जो कैंसर सेल का जो टेलोमियर रीजन है उसको कभी शॉर्ट होने नहीं देता है। इस वजह से कैंसर सेल कभी भी एपोप्टोसिस में नहीं जाता है और कैंसर सेल का कभी डेथ नहीं होता है। कैंसर सेल एक्टिवेट इन्वेशन एंड मेटास्टेसिस। कैंसर सेल का एक प्रॉपर्टी है कि ये खुद तो बिगड़ा हुआ है, बाकी सबको भी बिगाड़ देता है। मतलब कि कैंसर सेल, ये एबनॉर्मल हुआ, ये कैंसर हुआ, इसको ये सेल एबनॉर्मल हुआ और ये एबनॉर्मलिटी खुद में ही लिमिट नहीं रखता है। ये पास के जो सेल्स है उसमें भी इन्वेट करेगा और उन सेल्स को भी, उन नॉर्मल सेल्स को भी कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब हम कैंसर सेल और नॉर्मल सेल्स की कुछ डिफरेंस देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंसर सेल का कोई यूनिफॉर्म शेप नहीं है, ये इधर उधर फैला हुआ है। पर वही हम नॉर्मल सेल को देखें तो नॉर्मल सेल का एक यूनिफॉर्म शेप है, इधर यूनिफॉर्म शेप है। नॉर्मल सेल का जो क्रोमेटिन है वो फाइन क्रोमेटिन है, वही
कैंसर सेल का कोरस क्रोमेटिन है, नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सिंगल है, और कैंसर सेल में यहाँ पे हम मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। नॉर्मल सेल का न्यूक्लियोलस सिंगल है और कैंसर सेल का मल्टीपल है। नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म लार्ज है, लार्ज साइटोप्लाज्म दिखता है, और कैंसर सेल का साइटोप्लाज्म स्मॉल है। हम कुछ और बेसिक डिफरेंस को देखने जाए तो यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है, सेल टू सेल और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कांटेक्ट मेंटेन करता है, पर कैंसर सेल में यही चीज लॉस्ट मिलती है। नॉर्मल सेल का जो डिवीजन है वो ग्रोथ फैक्टर मीडिएटेड है, मतलब कि नॉर्मल सेल की ग्रोथ के लिए ग्रोथ फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। बिना ग्रोथ फैक्टर की प्रेजेंस में नॉर्मल सेल ग्रो नहीं करेगा, पर कैंसर सेल के केस में उसको ग्रोथ फैक्टर की प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ फैक्टर हो या ना हो, वो खुद को ग्रो करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि कैंसर सेल ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू काम करता है। ये खुद ही खुद को इंड्यूस करता रहेगा ग्रोथ करने के लिए। नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाता है और कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट रहता है, मतलब कि नॉर्मल सेल में दो सेल अगर बहुत पास हो गया, एक दूसरे को टच कर रहा है, तब वहां पे ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, वहां पे कोई ग्रोथ नहीं होगा। पर कैंसर सेल में दो सेल या उससे अधिक सेल अगर एक दूसरे को टच भी कर रहा होगा, तब भी उसका ग्रोथ चलता ही जाएगा। नॉर्मल सेल में हम देखते हैं कि सेल का एक मोनो लेयर दिखता है, एक लेयर, पर कैंसर सेल में एक के ऊपर एक, उसके ऊपर भी, और ऐसे मल्टीपल लेयरिंग हमें दिखते हैं। नॉर्मल सेल का जो नॉर्मल सेल में एक लिमिटेड कैपेसिटी में डिवीजन होता है और बाद में ये सेल एपोप्टोसिस में भी जाते हैं, पर कैंसर सेल में ये अनलिमिटेड वे में खुद को डिवाइड करता है और कभी भी एपोप्टोसिस में नहीं जाता है, इसलिए कैंसर सेल इमॉर्टेलिटी शो करता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल सेल में जो टेलोमेरेज एंजाइम है वो एब्सेंट होता है, इसकी वजह से उसका टेलोमियर रीजन हर रेप्लिकेशन इवेंट के साथ साथ खुद को छोटा करता जाता है। और कैंसर सेल में क्योंकि खुद का टेलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट है, इस वजह से कैंसर सेल का जो टेलोमियर रीजन है कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। नॉर्मल सेल नॉन इन्वेसिव है, मतलब ये एक सेल दूसरे सेल में मूव नहीं कर सकता है, पर कैंसर सेल इन्वेसिव है। एक सेल को काम करने के लिए प्रॉपर एनर्जी यानी एटीपी की जरूरत होती है। नॉर्मल सेल में ये एटीपी आता है आइदर ग्लाइकोलाइसिस या टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, पर कैंसर सेल में ये एनर्जी मेनली ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ही आता है। नॉर्मल सेल का जो जीनोम यानी डीएनए है वो स्टेबल है, पर कैंसर सेल का जो डीएनए या जीनोम है वो अनस्टेबल है, मतलब कि उसमें किसी टाइप का म्यूटेशन आ गया है या फिर किसी टाइप का डैमेज हो गया है। एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल बॉडी साइज के लिए सेल का बर्थ और डेथ रेट दोनों ही बैलेंस होना जरूरी है, और सेल का बर्थ रेट और डेथ रेट को बैलेंस करने के लिए जो सिग्नलिंग काम करता है वो है ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स और डेथ सिग्नल्स। ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नल जो है सेल की ग्रोथ को लिमिट कर देता है या फिर रोकता है, और डेथ सिग्नल्स जो है एक समय बाद किसी सेल का डेथ करवाता है, यानी सेल को एपोप्टोसिस प्रोसेस में ले जाता है। अब कैंसर कब होता है?
जब ये ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नल्स या फिर डेथ सिग्नल्स अपने नॉर्मल फंक्शन को प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, तब जाके कैंसर होता है। मतलब कि सेल एक्सेस में डिवाइड होता रहता है और अल्टीमेटली कैंसर डेवलप करता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंसर ऑकर्स व्हेन द मैकेनिज्म दैट मेंटेन नॉर्मल प्रोलिफरेशन रेट malfunction टू कॉज एक्सेस सेल डिवीजन, और उसके बाद उसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कैंसर। The loss of cellular regulation that give rise to most or all cases of cancer result from genetic damage that is often caused by tumor promoting chemicals, hormones and sometimes virus। अब वायरस के थ्रू होने वाले कैंसर का एक एग्जाम्पल है कोलन कैंसर, जो HPV वायरस के थ्रू होता है। अब कैंसर को हम क्लासिफाई करने जाए तो हमें दो टाइप के कैंसर मिलता है। एक तो हो गया कार्सिनोमा और दूसरा हो गया सार्कोमा। अब कार्सिनोमा कब कहते हैं? जब कैंसर एंडोडर्म या फिर एक्टोडर्म की रीजन में होता है तब हम उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। अब कार्सिनोमा के कुछ एग्जाम्पल है कि एपिथेलियल सेल में जब कैंसर होता है तब हम उसको सिंपली कार्सिनोमा बोलते हैं। नर्व सेल में जब होता है तब हम न्यूरोब्लास्टिमा बोलते हैं। ग्लियल सेल्स में जब होता है हम तब उसको ग्लियोब्लास्टिमा बोलते हैं। वही जर्म सेल्स में जब कैंसर होता है तब हम उसको टेराटो कार्सिनोमा बोलते हैं। अब कैंसर का दूसरा टाइप यानी कि सार्कोमा। सार्कोमा कब होता है? जब कैंसर मेसोडर्म रीजन में होता है तब हम उसको सार्कोमा बोलते हैं। अब सार्कोमा की कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ब्लड वेसल में जब कैंसर होता है तब हम उसको लिम्फोसार्कोमा बोलते हैं। WBC या फिर बोन मैरो में जब होता है तब हम उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। लिम्फोसाइट में जब कैंसर होता है तब हम उसको लिम्फोमा बोलते हैं। बोन में जब कैंसर होता है तब हम उसको ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में जब कैंसर होता है तब हम इसको सिंपली सार्कोमा बोलते हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो ल्यूकेमिया है वो अदर सार्कोमा से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? कि अदर जो ट्यूमर्स है वो सॉलिड इन मास है, पर जो ये ल्यूकेमिया है वो इंडिविजुअल सेल्स इन ब्लड के हिसाब से, ब्लड के एक इंडिविजुअल सेल्स के हिसाब से वो ग्रो करता रहता है। ल्यूकेमिया का और एक डिफरेंट प्रॉपर्टी ये है कि हमारे अदर जो ट्यूमर है उनको मेटास्टेसिस या के लिए एंजियोजेनेसिस का जरूरत होता है, नए ब्लड वेसल फॉर्म करने की जरूरत होता है, पर ल्यूकेमिया के केस में एंजियोजेनेसिस का कोई जरूरत होता नहीं है। अब हम जेनेटिक मेकअप को देखने जाए तो कैंसर सेल का जो जेनेटिक मेकअप है वो नॉर्मल सेल से काफी डिफरेंट है। और ये डिफरेंस क्यों है, क्यों ये डिफरेंस आता है, तो उसका रीजन के हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि ये डिफरेंस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से भी आ सकता है, स्मॉल और लार्ज एम्प्लीफिकेशन की वजह से भी आ सकता है, डिलीजन की वजह से भी आ सकता है, ट्रांसलोकेशन की वजह से भी आ सकता है, एन्यूप्लॉइडी की वजह से भी आ सकता है। अब एन्यूप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम्स का नंबर या तो बढ़ जाना या फिर क्रोमोसोम का नंबर घट जाना। हम ज्यादातर कैंसर में ये देखते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया है तभी कैंसर हुआ है। अब हम क्लासेस ऑफ जीन्स implicated in the onset of कैंसर को देखें तो यहाँ पे 3 टाइप के जीन्स है जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये 3 जीन्स कब कैसे काम करता है वो हम देखें तो पहला जीन्स है प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन इसका नॉर्मल काम है, ये प्रोमोट सेल सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन। जब ये जीन नॉर्मल रहता है तब ये जीन सेल की ग्रोथ करवाता है। और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है रेस। रेस एक प्रोटो ऑन्कोजीन का कॉमन एग्जाम्पल है।
अब इसका म्यूटेशन कैसा होता है? इसका म्यूटेशन गेन ऑफ फंक्शन है, मतलब कि जब इस जीन का फंक्शन गेन होगा, ज्यादा होगा, तब कैंसर होगा। और इसका म्यूटेशन डोमिनेंट है। इसका म्यूटेशन डोमिनेंट है मतलब कि इसका दो एलील में से कोई भी एक एलील में भी म्यूटेशन आ जाए तो ये कैंसर कॉज करवाने के लिए सफिशिएंट है। अब ये म्यूटेशन आता कैसे? ये म्यूटेशन आइदर पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर एम्प्लीफिकेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का जीन है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये जीन नॉर्मली सेल की सर्वाइवल और प्रोलिफरेशन को रोकता है। इसका एग्जाम्पल है P53, रेटिनोब्लास्टोमा और TGF बीटा। इसका इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन देखें तो ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन शो करता है, मतलब कि इस जीन का फंक्शन अगर लॉस हो गया तभी कैंसर डेवलप करेगा। और इसका म्यूटेशन रिसेसिव है, मतलब कि इसके दोनों एलील का म्यूटेट होना जरूरी है कैंसर डेवलपमेंट के लिए। अब ये म्यूटेशन होता कैसे है? इसका म्यूटेशन डिलीशन के थ्रू भी हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू भी हो सकता है, मिथाइलेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब तीसरा कैटेगरी का जीन है जीनोम मेंटेनेंस जीन। ये नॉर्मली रिपेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ डीएनए डैमेज का रिपेयर करवाता है। और इसका एग्जाम्पल है डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। जितने भी डीएनए रिपेयर एंजाइम्स है वो इस कैटेगरी में आता है। और इसका म्यूटेशन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, मतलब कि इसका भी, इस जीन का भी फंक्शन अगर नॉर्मल फंक्शन अगर लॉस हो जाए तभी कैंसर होगा। और इसका म्यूटेशन भी रिसेसिव टाइप के हैं, मतलब इसकी भी दोनों एलील को म्यूटेट होना पड़ेगा कैंसर डेवलपमेंट के लिए। इसका म्यूटेशन होता है डिलीशन के थ्रू, पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू और मिथाइलेशन के थ्रू। अब हम कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन की एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है सिस है। सिस जो उसका काम है सिंथेसिस ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ईआरबी है जो इसका काम है सिंथेसिस ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। एसआरसी है जिसका काम है सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन काइनेज। एबीएल है, इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन काइनेज। के रेस है जो एक जीटीपीएस के सिंथेसिस में काम करता है। जून जो सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फॉस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का सिंथेसाइज करवाता है। माइस है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का सिंथेसिस करता है। अब हम ट्यूमर सप्रेसर जीन का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आता है कि BRCA1 एंड BRCA2। इसका काम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के हिसाब से काम करता है, डीएनए रिपेयर में काम करता है। HMLH1 ये डीएनए मिसमैच रिपेयर में फंक्शन करता है। NF1 ये एक जीटीपीएस है। TP53 ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के हिसाब से काम करता है। RB1 ये सेल साइकिल चेक पॉइंट में फंक्शन करता है। P61 ये सेल साइकिल रेगुलेशन में परफॉर्म करता है। अब हम एनर्जी जनरेटिंग मैकेनिज्म को देखें तो नॉर्मल सेल में ये देखा जाता है कि नॉर्मल सेल की ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकता है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो होता है वो खुद को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और ये पायरुवेट फर्दर टीसीएस साइकिल में जाके ऑक्सीडाइज होके
और भी ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 मोल एटीपी पर मोल ग्लूकोज। और नॉर्मल सेल में ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और ये पायरुवेट डायरेक्टली खुद को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है, और इस केस में हमें 2 मोल एटीपी पर मोल ग्लूकोज मिलता है। वही हम कैंसर सेल को हम देखने जाए तो कैंसर सेल की ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एब्सेंस, दोनों केस में ग्लूकोज खुद को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, और ये पायरुवेट खुद को डायरेक्टली लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे हमें 4 मोल एटीपी पर मोल ग्लूकोज मिलता है। कैंसर सेल में हमें देखने को मिलता है पायरुवेट 85% तो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वही 5% ही टीसीएस साइकिल में जाता है। तो यहाँ पे टीसीएस साइकिल बहुत कम एफिशिएंट है। ये जो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कैंसर सेल की केस में द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और इस एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को सबसे पहले बायोकेमिस्ट ओटो वर्डबर्ग ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसको वर्डबर्ग इफेक्ट भी बोला जाता है। हमने बोला था कि कैंसर सेल में टीसीएस साइकिल प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? इसका आंसर ये है कि हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल में आइसोसाइट्रेट जो है वो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में खुद को अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट कर देता है। पर कैंसर सेल के केस में क्योंकि आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज म्यूटेट हो जाता है, तो इस म्यूटेट आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट खुद को 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटरेट में कन्वर्ट कर देता है, और आइसोसाइट्रेट खुद को अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ये टीसीएस साइकिल फर्दर रन नहीं हो पाता है, या फिर बहुत ही लेस एफिशिएंटली रन होता है। यहाँ पे जो 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटरेट प्रोड्यूस हुआ है, ये 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटरेट जाके कुछ एंजाइम्स है जैसे कि हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज हो गया, हिस्टोन डीमिथाइलेज हो गया, और टीईटी डीएनए हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, उनको इनहिबिट कर देता है। और इन एंजाइम्स को इनहिबिट करने के थ्रू ये डीएनए का एपिजेनेटिक रेगुलेशन को मेल फंक्शन करवाता है। अब आता है एंजियोजेनेसिस। हमने पहले ही बोला था एंजियोजेनेसिस का मतलब है नए ब्लड वेसल को फॉर्म करना। अब ये नए ब्लड वेसल फॉर्म होना या फिर एंजियोजेनेसिस 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये 4 स्टेप्स है। डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है कैपिलरी की पास में वो डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद जो एंडोथेलियल सेल्स है वो माइग्रेट करता है कैपिलरी में और खुद को डिवाइड करता रहता है, और लास्ट में ये नया बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म कर देता है, और इसी के साथ एंजियोजेनेसिस को कंप्लीट करता है। हम अब इस फिगर के थ्रू भी देखें तो एक कैंसर सेल को हाइपोक्सिया हुआ तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 जो होता है वो जाके वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है उसको उसको जाके इंड्यूस करेगा, और इंड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि वस्कुलर एंडोथेलियल सेल एंजियोजेनेसिस का स्टार्ट करवाता है। अब ये जो हाइपोक्सिया है कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का भी एक्सप्रेस करवाता है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो इन जाके हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका डिग्रेडेशन करवाता है।
अब तीसरे स्टेप्स में जो टिप सेल यानी कि एंडोथेलियल सेल है वो कैपिलरी में इन्वेट करता है और कैपिलरी में इन्वेट करने के बाद खुद को डिवाइड करवाता है। फिर नया बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म होता है और ऐसे ही एंजियोजेनेसिस कंप्लीट होता है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये है कि पहला क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर, मतलब कि एक नॉर्मल सेल और कैंसर या ट्रांसफॉर्म सेल का डिफरेंस क्या है। इसमें ऑप्शन है इमॉर्टेलिटी एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दूसरा ऑप्शन है शॉर्टर जनरेशन टाइम एंड सेल मोर्टेलिटी, तीसरा ऑप्शन है एपोप्टोसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन हाइपर फंक्शन, इनएक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन एंड शॉर्टर सेल ड्यूरेशन। हम इन चारों ऑप्शन को देखने जाए तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे ये लिखा है कि इमॉर्टेलिटी एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यही चीज तो हमने पढ़ा था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है द म्यूटेशन इन एन ऑन्कोजीन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब कि ऑन्कोजीन का जो म्यूटेशन होता है वो कैसे होता है, किस टाइप का है। ऑन्कोजीन का म्यूटेशन हमने पढ़ा था कि ऑन्कोजीन का म्यूटेशन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, मतलब कि जब इसका फंक्शन गेन करने लगेगा, ज्यादा होने लगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा, तभी कैंसर होगा। तो इस हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल नॉट यूजुअली लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू ए कैंसर सेल, मतलब कि यहाँ पे मेंशन किए चारों इवेंट्स में से कौन सा इवेंट है जो एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स, हाँ ये तो करवाता है कैंसर। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये भी करवाता है, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर का नॉर्मल फंक्शन ही लॉस हो गया तो वो तो कैंसर करेगा ही। तीसरा ऑप्शन है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर में आने वाले जो जीन्स हैं उनका गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो कैंसर होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर में आने वाले एंजाइम्स का गेन ऑफ फंक्शन हो गया वो तो अच्छी बात है, मतलब कि हमारे जो डीएनए में कोई डैमेज आ गया तो वो और भी अच्छे से उसको रिपेयर कर देगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो कैंसर नहीं कॉज करवाता, ये गलत है। और चौथा ऑप्शन है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो एपोप्टोसिस रिलेटेड जीन्स, हाँ ये कैंसर कराता है। कैसे? क्योंकि अगर प्रो एपोप्टोसिस यानी सेल को डेथ करवाने वाले जीन्स ही लॉस हो गए तो ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहेगा, खुद को ग्रो करता रहेगा और इमॉर्टल हो जाएगा। उस सेल का डेथ नहीं होगा तो ये सेल कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इन सारे ऑप्शंस को देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।